क्या है टॉपिक बताओ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग क्या है प्रोविडेंट फंड। आप जो कुछ भी कमा रहे हो उसका एक थोड़ा थोड़ा थोड़ा, है ना, सैलरी का एक कंट्रीब्यूशन फंड की तरह आपके लिए रखा जाता है, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे, देखो होता है क्या है समझना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप लोग जानते हो पेंशन मिलती है, ठीक है, तो उनकी टेंशन नहीं है, उनकी सैलरी उनको थोड़ी सी पूरे लाइफ टाइम जब जब वो काम कर रहे हो तो थोड़ी सी कम दी जाती है, क्योंकि उसी से उनका एक फंड बन रहा होता है। ठीक है, तो जब रिटायरमेंट होंगे तो एकदम ब्लैंक ना हो, क्योंकि जैसे ही पैसे हाथ में मिलते तो सब उड़ाते हैं हम। ठीक है, पूरे साल भर उड़ाते रहे, जिंदगी भर उड़ाते रहे, अब जब रिटायरमेंट का टाइम आया, जब एक्चुअल में आपको पैसे की जरूरत होगी, अब ताकत तो है नहीं शरीर में काम करने की, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसीलिए प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट आया। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ऑलरेडी अपना होता ही है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये सिस्टम बनाए कि भैया एम्प्लॉयर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ एक अमाउंट आप निकाल कर और अपनी पॉकेट से, फॉर एग्जाम्पल तुम हो एम्प्लॉय और मैं हूं एम्प्लॉय, तो तुम्हारी जितनी भी सैलरी है उसका 1% निकालूंगी और अपने पॉकेट से कुछ एक पैसा कंट्रीब्यूट करूंगी, दोनों को इकट्ठा करके फंड में संभाल के रखूंगी। अब फंड भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा होता है, उसका भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, अब आप मेरे जगह पे अगर मेरे कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे मैं फंड मेंटेन करूंगी। आपने स्विच किया किसी और कंपनी में जाकर आपने जॉब की, तो ये जो प्रोविडेंट फंड होता है ये क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस पीएफ फंड को क्या कर सकते हो, कहीं और भी शिफ्ट करवा सकते हो, लेकिन इसका यूज रिटायरमेंट के टाइम के लिए होता है। लेकिन आप अर्ली स्टेज में भी कर सकते हो कि घर पे कुछ इमरजेंसी है, शादी है, जो भी है, तो उस पर भी आप इसे यूज कर सकते हो, निकाला जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो रीड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कब, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो साफ इन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन सब के लिए इन कंसेप्ट को बनाया गया। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर टेम्परेरी नो, ऑर्गेनाइज सेक्टर व्हेन दे आर टेम्परेरली नो लॉन्गर फिट टू वर्क, या फिर क्या लिखा है, पार्लियामेंट एनेक्टेड, पार्लियामेंट ने ये पूरा सिस्टम बनाया है ताकि एम्प्लॉय का इसमें फायदा हो सके। ठीक है, आ जाओ। साफ इन्होंने बोला है कब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आ जाइए। मैंडेटरी है फैक्ट्रीज के लिए, कौन सी फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज हो, 20 या 20 से ज्यादा, हर एम्प्लॉय का पीएफ काटना पड़ेगा, हर एम्प्लॉय का क्या करना पड़ेगा, पीएफ कट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा फैक्ट्रीज की डेफिनेशन अलग से, बच्चों सेकंड पार्ट में आप बहुत सारे एक्ट पढ़ने वाले हो, तो वन ऑफ द एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट भी है। ठीक है, तो वो फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री है, उसमें अगर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो आपको प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना है। अब मान लो आईटेक्स एक फैक्ट्री है और हमें यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कट करना है। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, इस एक्ट में, प्रोविडेंट फंड के एक्ट में, अपने आप की अपनी फैक्ट्री को रजिस्टर्ड करवाना है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले रजिस्टर कराओ जैसे 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो जाते हैं, अदर स्टेब्लिशमेंट के केस में भी 20 या 20 से ज्यादा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफाई कर दे, डन। अगर 20 से कम है आप खुद से भी जाकर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दो टाइप के रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी और वॉलंटरी। कंपलसरी कब करना पड़ेगा, जब 20 से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा। वॉलंटरी उससे कम है तो भी आप चीजें सिस्टमैटिकली करना चाहते हो तो खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एम्प्लॉयर मस्ट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कब उसका रजिस्ट्रेशन होना जाना चाहिए, जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होगी, जिस दिन 20 एम्प्लॉय हो गए वहां से एक महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ठीक है, चलो ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एक पोर्टल है, ये पोर्टल सुना सुना सा लग रहा है, श्रम सुविधा पोर्टल। ऊपर जब हमने से पहले इंश्योरेंस वाला पढ़ा था वहीं पे हो रहा था, तो श्रम सुविधा एक पोर्टल है, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल ओपन किया है जहां पे आप ये सारी, है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो। चलो, एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अंडर द लेबर लॉ ऑनलाइन, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन होगी। अब यहाँ पे कुछ एक्ट के नाम है, सबसे पहला एक्ट कौन सा, प्रोविडेंट फंड वाला, यही पढ़ रहे, फिर क्या लिखा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पिछला टॉपिक यही पढ़ा था हमने, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, ये सारे एक्ट के रजिस्ट्रेशन कहाँ होंगे, यहीं इसी पोर्टल में होंगे। ठीक है, तो कब रजिस्ट्रेशन करवाना है ये समझ में आ गया, जिस दिन उस लिमिट में आप आ जाओगे आपको कंपलसरी करवाना है, एक महीने के अंदर अंदर, एक महीने में आप सारी फॉर्मेलिटीज करो, रजिस्टर्ड कराओ, फिर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गए हो, रजिस्टर्ड हो। अब आपको चेक किया जाएगा आप सच में पीएफ काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो, अगर नहीं आप कट कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी, उस फैक्ट्री के अगेंस्ट, है ना, जिसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। अगर लिमिट क्रॉस हो गई है, नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए, तो इम्प्रिजमेंट तक की भी बातें आती है। रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद पीएफ नहीं कट किया या फिर पीएफ कट किया और आपको दिया नहीं जब आपने मांगा, तो यस उन सब की भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, लेकिन इतनी डिटेल आपकी अभी इस सिलेबस में नहीं है। डन, चलो। अब इन्होंने बोला कि भैया ये दो एक्ट, कौन से दो एक्ट बताओ जरा,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर और ये माइग्रेंट वाला, ठीक है। चलो कुछ नहीं, यहाँ पे बस लाइसेंस की बात हो रही है, इनके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना है। देखो दो टर्म आप समझना, एक होता है रजिस्ट्रेशन, एक होता है लाइसेंस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ज्यादा हेवी, ज्यादा कंप्लाइंसेस, ज्यादा फॉर्मेलिटीज किस में होंगी बताओ? नहीं, लाइसेंस में। रजिस्ट्रेशन तो सबको करवाना है, ठीक है। छोटी मोटी चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और बड़ी चीजों के लिए क्या होता है? लाइसेंस, ठीक है। तो इन्होंने साफ बोला इन दोनों में तो भाई हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल है, ये एक सिंगल विंडो है जिसमें ये सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। प्रोविडेंट फंड का एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम वैसे ही है जैसे कि इंश्योरेंस में हमने पढ़ी थी, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एम्प्लॉय, अगर आपको याद हो हमने इंश्योरेंस का पढ़ा था, इंश्योरेंस का पढ़ा था तो एम्प्लॉय को एक आईडी नंबर मिलती थी, है ना। एक आईडी मिलती थी जिसमें उसकी पूरी डिटेलिंग होती थी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एम्प्लॉय को इश्यू किया जाता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये 12 डिजिट का नंबर होता है, इरिस्पेक्टिव अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बदल भी ली इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो आपका वैसा ही रहेगा। चलो, रजिस्ट्रेशन जो भी आपका प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस वाला है, अगर वो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी या ओपीसी के हिसाब से है तो श्रम सुविधा पोर्टल जो था अभी तक पुराना था, कंपनीज के लिए तो हमेशा से क्या आता है आपका? एमसीए पोर्टल। तो 2020, ठीक है, कब? 15 फरवरी 2020 से इन्होंने बोला कि भैया अगर कंपनीज इन सारे दायरों में आ रही है तो आपका काम ये सारी चीजें किससे हो जाएगा? एमसीए पोर्टल। अब याद करो तुम अपनी सेकेंड चैप्टर सिविल का, ठीक है, हमने जब पूरी प्रोसेस पढ़ी थी तो याद आ रहा है जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे स्पाइस प्लस, तो ये सारे के सारे ऑलरेडी उस स्पाइस प्लस से हो जा रहे थे। तो एमसीए की पोर्टल में भी आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, मतलब यहीं पे आपके एम्प्लॉय इंश्योरेंस का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यहीं पे आपके प्रोविडेंट फंड का भी सारा काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो, लिखा भी उन्होंने देखो स्पाइस प्लस में, ठीक है, ओनली एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डन, खत्म। वापस, क्या बहुत ज्यादा प्रोविडेंट फंड के बारे में बताए? मीनिंग बताए? कंट्रीब्यूशन बताए? क्या कुछ भी नहीं बताया, सिंपल क्या बताया? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए ये सारी स्कीम लेकर आए हैं। कब रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेम जो इंश्योरेंस में पढ़ा, फिर से रिपीट नहीं किया। इन्होंने बोला कि भैया श्रम सुविधा पोर्टल इन सारे एक्ट का एक सिंगल विंडो है जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन अगर कोई न्यू कंपनी है उन कंपनीज को भी ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी है तो आपको श्रम सुविधा पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है, रादर आप कहां से आपका काम हो जाएगा? एमसीए से। डन, चलो। हाँ बेटा, इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड समझो। इंश्योरेंस क्या होता है? अगर काम करते करते कोई दिक्कत हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी आपको, ठीक है। मतलब कंपनी ने हर एक बंदे का इंश्योरेंस करवा के रखा है, मतलब हर एक बंदे के बिहाफ में क्या कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं ना कि भाई अगर मेडिकल इंश्योरेंस है, मतलब मेडिकल का पूरा खर्चा कौन उठाएगा? इंश्योरेंस कंपनी। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ टाइम वाला रहता है कि भैया जब तक जीवन रहेगा, खत्म हो गए तो इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। यस, कंपनीज ऐसा करवाती है, जैसे 1 करोड़ मिलेगा, डेथ हो गई तो 1 करोड़ मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है भाई? साल भर में अगर 10 लाख का खर्चा आता है तो कौन उठाएगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो कंपनी फ्री हो गई कायदे से, अगर कंपनी में कुछ भी अनसर्टिनिटी होती है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। लॉ ने क्या बोल दिया? भैया सुनो कंपनी, तुम कुछ ना दे पाओगी, ठीक है, इससे अच्छा क्या करवा दो? इंश्योरेंस। 20 से ज्यादा है तो इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज डिफरेंट और फंड इज डिफरेंट। इंश्योरेंस में तबियत खराब होने पर होगा, लेकिन तबियत खराब नहीं तो बच्चों कुछ नहीं मिलने वाला, ये पैसा गया इंश्योरेंस कंपनी के पास। प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी का एक हम सेविंग कर रहे हैं, हम कितना ही मोटिवेट कर ले कि भैया सेव करो सेव करो, भैया आईफोन 17 आ गया, हमें तो खरीदना है, समझ रहे हो ना कैसी लंबी लंबी लाइनें लग रही है। तो खर्चा तो होता है ना, आप जितना कमाओगे आप तो खर्चा उतने हिसाब से करोगे। आपके हाथ में जितना दे दो, अगर मैं आपके हाथ में 1 लाख दे तो तुम 1 लाख उड़ा दोगे, अगर मैं तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ दे दूं, मैं 1 करोड़ उड़ा दोगे, ठीक है। तो अगर हम तुमको बोलेंगे सेविंग करो, एम्प्लॉइज नहीं करने वाले, तुम भी नहीं करने वाले, अभी आगे चल के देखना, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि सुनो एम्प्लॉयर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम सैलरी कम दो थोड़ा सा, उतना पोर्शन कट कर लो और अपने पास संभाल के रखो, मिलेगा ही नहीं आपको। और एम्प्लॉयर तुम भी अपना एक अमाउंट अपने पॉकेट से इसमें ऐड ऑन करो, तो दोनों का पैसा ऐड करके सेव किया जा रहा है। जब आप रिटायर होगे तब इसे यूज करो, क्योंकि एक्चुअल में उन दोनों में आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आए? ये कह रहे भैया तबियत खराब या जिंदगी खत्म हो जाएगी तो पैसा मिलेगा आपकी फैमिली वालों को, क्यों? क्योंकि तुम पे डिपेंडेंट है ना बहुत सारे लोग, और ये पैसा तुम्हें बचाया जा रहा है। तो एक तरफ पैसा है और एक तरफ आपका इंश्योरेंस, तो ये मेजर डिफरेंस है,
ठीक है। लेकिन हाँ, सिस्टम दोनों के सेम सेम ही है, प्रोसेस सेम ही रहता है, कंपनीज जिस पे अप्लाई होता है उनको रजिस्ट्रेशन सेम पोर्टल से करना होता है। एक बार इंश्योरेंस में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट अगर तुम देखोगे तो उसमें 20 की और उसमें 10 की है। अगर जो 20 के ऊपर है उसको तो दोनों का रजिस्ट्रेशन वैसे ही करना पड़ेगा, तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। और एक ऑनलाइन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाता है, उसमें आपको सारी डिटेलिंग मिलती रहेगी, इन्होंने कब कब क्लेम लिया इंश्योरेंस का, ठीक है, इनका प्रोविडेंट फंड अभी कितना इकट्ठा हो गया है, ये आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखता रहेगा कि आपके फंड में ना अभी इतना पैसा जमा हो गया है ना, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, इकट्ठा होता है, ये ऑनलाइन दिखता जाएगा। लेकिन ऐसे ही उसे निकाल नहीं सकते, निकालने का भी अपना एक अलग से प्रोसेस होता है अगर कोई इमरजेंसी होती है तो। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे जॉब में शिफ्ट हो रहे हो जाओ, ये अकाउंट नंबर वहां पे भी आगे कंटिन्यू होगा, नया एम्प्लॉयर, नया कंट्रीब्यूशन, तो वो उस अकाउंट नंबर आपसे मांगेगा, वो 12 डिजिट का नंबर, और उसमें सारे पैसे डालता जाएगा तो वो आपको दिखता जाएगा, ठीक है, कितना बढ़ रहा है वो ऑनलाइन आपको दिखे। लेकिन इंश्योरेंस में पैसा नहीं मिलने वाला, पैसा चला जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी है ना, कुछ होगा तो क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं। डन, सेम कंटिन्यू होता है, मतलब एक जैसे आधार नंबर हो गया ना, आप कहीं भी जाओगे वही रहेगा, पैन वही, तो एक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है आपको, दैट्स इट, ठीक है। तो समझ में आ जाता है इसका इंश्योरेंस भी है, इसका क्या है, प्रोविडेंट फंड भी है, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक। चलो, क्या होगा पॉल्यूशन कंट्रोल, सोचो किस किस टाइप के होते हैं, बचपन में पढ़ते थे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब पढ़ते रहते थे। आ जाओ, 12th याद आ रही है मुझे, है ना, कुछ एनवायरमेंट को लेके इंडियन इकोनॉमी में एक बोर्ड था, कुछ अगर तुम्हें वो बोर्ड याद हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल लेवल भी होता था और स्टेट लेवल भी, है ना, मैंने पढ़ाया है तो मैं अपने बच्चों को तो घूर घूर कर देखूं, है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, अरिन याद आ रहा है, वेरी गुड, है ना, वो कहीं और भी निकल गए तुम, ठीक है, कोई बात नहीं, दिया भी तो क्या एग्जाम्पल दिया, पता चल गया याद नहीं आया तुझे। नालायक। चलो, पॉल्यूशन कंट्रोल क्या होगा वर्ड से समझेंगे, है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल करना। तो एंटरप्रेन्योर अगर आप फैक्ट्री का सेटअप करें, ऐसी फैक्ट्री जो क्या कर रही है भाई, पॉल्यूशन कर रही है, तो तुम्हें वैसे ही इतने सारे एक्ट फॉलो करना है, एक और एक्ट फॉलो करना है, क्या, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक, उनके पास जाना है, उनसे कंसर्न लेना है, ठीक है, उनसे पूरा का पूरा क्लियरेंस लेना है, किस टाइप का पॉल्यूशन है ये भी देखा जाएगा। चलो, ऑब्टेन करना पड़ेगा क्या, स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, लीगल क्लियरेंस, आपको अगर क्लीन चिट मिलेगी तो ही वो फैक्ट्री का सेटअप होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। रिलेटिंग टू पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंट सेटिंग अप, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, चलो 39 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर लिस्टेड। मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने यहाँ पे बोला 2 टाइप की कंसर्न लेनी पड़ती है आपको अथॉरिटी से, 2 टाइप की कंसर्न, पहली कंसर्न क्या स्टैब्लिश कर ले, कंसर्न टू स्टैब्लिश, दूसरी क्या, स्टैब्लिशमेंट हो गया, अब क्या करे, ऑपरेट, काम करे। ऑब्टेन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, आपको कुछ भी काम चलने से पहले आपको पहले कंसर्न लेनी है कि भैया हम इस टाइप की फैक्ट्री, इस टाइप का स्टैब्लिशमेंट बनाना चाहते हैं, क्या कर ले। फिर अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो लाइसेंस कितने साल के लिए मिलेगा, 1 से 7 साल तक का लाइसेंस होता है, डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का। अगर स्टैब्लिशमेंट हो चुका है तो अब आपको क्या करना है, काम स्टार्ट कर दे, ऑपरेट कर दे, इसका लेना पड़ता है। सीटीओ फुल फॉर्म क्या है, कंसर्न, किसकी कंसर्न, टू ऑपरेट। लाइसेंस वैलिड, इसमें कितना रहता है, 5 साल तक का। नीचे इस बोर्ड की बात करिए और उन्होंने बोला भैया वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट का सिस्टम अलग होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2 टाइप के होते थे, एक होता था सेंट्रल लेवल में और एक होता है स्टेट लेवल, मतलब सेंटर अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी दोनों है, दोनों नजर रखती हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक इंडेक्स बनाया है, समझो अब इसे, इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई है। कुछ स्टेब्लिशमेंट को साफ बोल दिया है तुम रेड कैटेगरी में, रेड मतलब डेंजर, ठीक है। आपका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर जो आया है एक्चुअल में कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है कि भैया आपकी जो फैक्ट्री वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट करी है। अगर पॉल्यूशन कितना क्रिएट करी है 60 एंड अबव, तो हम बोलेंगे आप रेड जोन में हो। ऑरेंज में हो अगर कितना पॉल्यूशन है आपका 41 टू 59, ग्रीन कैटेगरी में हो 21 टू 40, और व्हाइट कैटेगरी में हो दैट मीन्स कितना 20 से नीचे। मतलब ये पॉल्यूशन की बात हो रही है, पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सी फैक्ट्री, कौन सा एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है। जिनको रेड कैटेगरी मिल गई दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है। अब यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, इस डेटा में इन्होंने क्या बताया, कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है रेड जोन में 60, ठीक है, ऑरेंज में कितनी है 83, मतलब जल्द ही वो क्या होने वाली है, ज्यादा पॉल्यूशन क्या तो रेड जोन में आ जाएगी। 63 क्या है ग्रीन, 36 क्या है
व्हाइट। व्हाइट में मतलब क्या है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। अब इन्होंने बोला भैया हम व्हाइट कैटेगरी की बात करेंगे। व्हाइट कैटेगरी तुमको एग्जेम्पशन है, एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे ये क्लियरेंस किसको लेने पड़ेंगे, जो भी हमने पढ़ा स्टैब्लिशमेंट, ये सब रेड को लेने पड़ेंगे, ऑरेंज को लेने पड़ेंगे, ग्रीन को लेने पड़ेंगे। लेकिन व्हाइट को क्या बोल दिया भैया, छूट। क्यों? क्योंकि तुम इतना पॉल्यूशन कर ही नहीं रहे हो। तो व्हाइट कैटेगरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट क्लियरेंस ऑब्टेनिंग कंसर्न। आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ना वाटर एक्ट के अकॉर्डिंग ना एयर एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, बाकी सबको व्हाइट कैटेगरी आपको नहीं लेनी। लेकिन हाँ, आप इंटीमेट जरूर कर देना इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज है, किसको, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वापस से मैंने आपको बताया दो टाइप की अथॉरिटी यहाँ पे, एक सेंट्रल और स्टेट। बस स्टेट लेवल के लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर देना विद इन 30 डेज कमेंसमेंट ऑफ देयर बिजनेस। वाइट कैटेगरी से बिलोंग करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो पॉल्यूशन नहीं, जैसे पेपर, आपने डिस्पोजल्स वगैरह देखे होंगे है ना, तो पेपर वाली क्वालिटी, ठीक है, जिसमें आप कचरा बहुत ज्यादा नहीं होता है, आपका जो लिक्विड वेस्ट जो आता है, जो लिक्विड वेस्ट होता है वो सबसे खतरनाक होता है बच्चों। आपने देखा होगा कि भाई जितनी भी मेट्रो सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, लिक्विड फॉर्म में जो कचरा उनका जो निकलता है, जो नदी में जाके बह जाता है, वो सबसे खराब होता है, क्योंकि वो वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट इंडस्ट्रीज है, व्हाइट कैटेगरी वाली इंडस्ट्रीज है, वो कौन सी है, जो थोड़े से किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो लिक्विड वेस्टेज नहीं करते हैं। ठीक है, चलो, तो व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज सेटिस्फाइज दीज कंडीशन। अगर ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो आपको क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। चलो, पहली कंडीशन क्या लिखा है बताओ, इंडस्ट्री क्या है, लोकेलिटी क्या लिखा है, लिखो, ऑफिशियली, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट, या फिर और सिंपल, नोटिफाई बाय दी गवर्नमेंट। वो लोकेलिटी जिसे गवर्नमेंट ने खुद से नोटिफाई किया है, डिजाइन किया, डेजिग्नेटेड। ठीक है, डेजिग्नेटेड, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, टेक्निकल टर्म लिखा है बस, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट, सिंपल बोल सकती हूँ। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज को अगर एग्जाम्पशन चाहिए, उन्हें क्लियरेंस वगैरह ये सब नहीं मांगना है, एनओसी नहीं मांगने की जरूरत है, तो उसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, वो उन लोकेलिटी में है जो गवर्नमेंट ने खुद से नोटिफाई किया है, डेजिग्नेट किया है। ठीक है, चलो, इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है, प्लांट एंड मशीन में कितना, 1 करोड़ तक का। ठीक है, नॉट डिस्चार्ज क्या लिखा है, एफिलुएंट। एफिलुएंट मतलब क्या होता है, लिक्विड वेस्ट। एफिलुएंट का मतलब क्या होता है, वाटर वेस्ट बोलो, लिक्विड वेस्ट बोलो। ठीक है, क्या लिखा है, सीवियर, जो वो कचरा पूरा गंदा जो भी आता है। ठीक है, नॉट डिस्चार्ज एनी एयर पॉल्यूशन। तुमने देखा बड़ी बड़ी फैक्ट्री से बिल्कुल है ना खतरनाक धुआं निकल रहा होता है। तो ये वो इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो ना लिक्विड ना एयर, ना वाटर खराब कर रही है ना एयर खराब कर रही है, थोड़ी सी ऐसी चीजें बना रही है जो डिस्पोज हो जाए आसानी से। ठीक है, नॉट डिस्चार्ज टॉक्सिक हेजार्डियस वेस्टेज नहीं करती है। तो वाइट इंडस्ट्री, वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री इस टाइप की होती है, और इन्हें अलग से फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, लेकिन ये सारी कंडीशन फुलफिल। डन, चलो, एनओसी लेना पड़ेगा इस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। दो टाइप की कंसर्न याद आ रही है, अभी ऊपर पढ़ा था। पहला क्या था, कंसर्न टू स्टैब्लिश, दूसरा क्या, कंसर्न टू ऑपरेट। ऑनलाइन देना पड़ेगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट में, सिंपल बोल सकते हैं क्या, जो भी प्रिस्क्राइब्ड वेबसाइट है वहां पर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो अथॉरिटी है कितने महीने के अंदर रिप्लाई करेगी, 4 महीना, क्योंकि अभी वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेगी पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, सारी चीजें आकर फिजिकली चेक भी करेगी, तब जाकर वो हाँ बोलेगी। तो 4 महीने का समय, या तो वो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट। क्या बहुत खतरनाक प्रोसेस थी क्या, एप्लीकेशन दो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वही घिसी पिटी बात है। ठीक है, फिर वहां से एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक बोल दिया 4 महीने। ठीक है, चलो, अगर आप फेल हो गए, आपने सीटीई सीटीओ नहीं लिया, ठीक है, पॉल्यूशन लाइसेंस नहीं लिया, ठीक है, सब्जेक्ट टू 6 मंथ टू 1 ईयर, आपको क्या हो जाएगी, इम्प्रिजमेंट, जेल की सजा होगी। बिना ये सारी परमिशन लिए आप कैसे काम कर रहे हो फैक्ट्रीज का। ठीक है, जो एक्सटेंड क्या हो सकती है भैया, 6 साल तक भी एक्सटेंड हो सकती है, और अलग से आपको लगेगी पेनल्टी। कुल मिलाकर आपको क्या बोला, बिना लाइसेंस लिए, बिना सीटी सीटीओ लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो जेल भी लगेगी और अलग से पेनल्टी भी। डन, चलो, याद रहेगा तो वेरी गुड, नहीं तो प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई पेनल्टी डिटेल में ऐसी नहीं पड़ी है, तो यही पेनल्टी है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। कंप्लाइंसेस, एनवायरमेंट
लॉज में कौन कौन से क्लियरेंस, क्या लिखा है? पहला एनवायरमेंट क्लियरेंस, दूसरा फॉरेस्ट क्लियरेंस, फिर वाइल्ड लाइफ, बताने की तो जरूरत नहीं है ना। कंसर्न टू स्टैब्लिश, कंसर्न टू ऑपरेट, ठीक है, क्या लिखा है? ऑथराइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डियस, अदर वेस्टेज, जो भी करो, हर टाइप के हजार्डियस सब्सटेंस मैनेजमेंट, कुल मिलाकर एनवायरमेंटल लॉज में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें आपको ये सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। डिपेंड करता है आपकी फैक्ट्री किस टाइप की चीजों से कनेक्ट हो रही है, तो जिस टाइप की चीजें होंगी आपको उससे लेना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, व्हाइट कैटेगरी वालों को क्या पढ़ा कि तुम्हें एयर और वाटर क्लियरेंस नहीं लेना। क्यों नहीं लेने की जरूरत है? क्योंकि आपका मटेरियल वैसा कुछ एक्सट्रैक्ट निकलता ही नहीं है, ठीक है। चलो, कुछ लॉज के नाम है और अथॉरिटीज। अब ये लॉ है वही जो अभी ऊपर पढ़ा हमने, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम दे दिए, याद रहने नहीं वाले, ठीक है, तो इन चीजों को स्किप किया जा सकता है। एप्लीकेबल एक्ट, ये एक्ट के नाम दे दिए, ठीक। चलो, यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फटाफट बताओ सबसे पहले क्या पढ़ा था? पैन, फिर क्या पढ़ा? टैन, फिर जीएसटी, फिर ईएसआई पढ़ा था ना। उसके बाद क्या था? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड। अब क्या पढ़ा था? पॉल्यूशन कंट्रोल, खत्म। ये इन जनरल सब में आते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हम अलग अलग सेक्टर की बात करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में जो रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते हैं। पहले इन्होंने सेक्टर बेस्ड रजिस्ट्रेशन नाम बोल दिया, जो अभी टॉपिक बोल रहे हैं वही अब आगे पढ़ने वाले। इन्होंने कहा कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड सर्विसेज होता है, तो इसमें आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है? आईई बोले तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। फार्मा बिजनेस की बात हो रही है तो ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा, पढ़ेंगे, ठीक है। फूड इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो फसाई, ये नाम पढ़े थे लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग भी है, ठीक है। आप एनबीएफसी की एक्टिविटी करना चाहते हैं तो एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन होगा। बैंकिंग एक्टिविटी, बैंक का काम करना चाहते हैं तो भैया बैंक का लाइसेंस होता है। इंश्योरेंस एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इनकी अथॉरिटी होती है आईआरडीएआई, इनसे लाइसेंस लेना है। इंडस्ट्रीज के अलग, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का अलग। तो ये अदर रजिस्ट्रेशन, ये स्पेसिफिक है, ये वाला बिजनेस, तो इससे रिलेटेड ये रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो छोटे 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 टॉपिक्स है, आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तुक्का मारो, खुद से सोचो क्या होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप? बाहर से माल इंपोर्ट कर रहे हैं और यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के आप ये काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर एज ए एक्सपोर्टर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो एक्सपोर्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं है अगर रजिस्टर नहीं कराए। इंपोर्ट करने नहीं दिया जाएगा। इंपोर्ट अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो यही ऐसी ही बातें कर रखी है, आ जाओ रीड करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि मैंडेटरी एक्सपोर्टिंग या फिर इंपोर्टिंग गुड्स को लेकर की जाता है। क्या लिखा है? गुड्स को लेकर। ये कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का कोड होता है। कौन इशूड करता है? अथॉरिटी। ऊपर अगर तुम देखोगे तो बाजू में क्या लिखा है? सेक्टर, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, और यहाँ पे क्या लिखा है? अथॉरिटी। तो एक साथ इन्होंने पूरी अथॉरिटी लिख दी। इन अथॉरिटीज के नाम देखो, क्या लिखा है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड, ये लिखा है। ये अथॉरिटी जो रहेगी ये आपको इश्यू करती है, मतलब इनको आप अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के। अगर सर्विस एक्सपोर्ट की बात आ रही है तो नॉट नेसेसरी एक्सेप्ट प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइडर इज टेकिंग बेनिफिट। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बेनिफिट उठा रहे तो करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। वापस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड की अगर बात की जाए तो किसको स्पेसिफाई किया है? गुड्स को, याद रखना। अगर आप गुड्स का लेना देना कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। सर्विस का कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्विस में भी करने की जरूरत पड़ जाएगी। कब? जब आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेनिफिट्स लेना चाहते हो, मतलब बेनिफिट्स लेना है तो फिर रजिस्ट्रेशन कराओ। वापस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड कब करवाना है? गुड्स या सर्विस के केस में ओनली फॉर गुड्स। सर्विस के लिए जरूरत नहीं, लेकिन सर्विस के लिए जरूरत पड़ जाएगी अगर आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेनिफिट्स लेना चाहते हो, तो ये ओनली फॉर गुड्स है। चलो, एक बार करवाया, बार बार रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होती है। इंपोर्टर नॉट अलाउड प्रोसीड विदाउट दिस कोड। इंपोर्टर तुमको यहाँ इंपोर्ट करने नहीं देंगे जब तक तुमने ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया। एक्सपोर्टर कान टेक बेनिफिट, एक्सपोर्टर तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर तुमने ये रजिस्ट्रेशन नहीं करे, तो नॉर्मल बात। इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों को करवाना है, ठीक है। चलो, कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? इसमें कंटेंट चाहिए। पहला पॉइंट बोल दोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का हो रहा है, 10 डिजिट का हो रहा है, सर्विस के इसमें जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगा तो जरूरत है, दोनों को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर कुछ बोल रही विधि, दो पैरा और है ना, नीचे है ना, कुछ है, कंटेंट ज्यादा है। एक्स्ट्रा लाइन्स है,
मैं तो ये भी नहीं पढ़ाने वाली, पूछो क्यों? घिसी पिटी बातें, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि कोर बातें बता दी। इधर आओ, वो एक्स्ट्रा लाइन खुद से एक बार रीड करना। चलो, अब तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है, छोड़ो, खुद से सोचो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस याद रहेगी तो वेरी गुड, नहीं होगी तो एक जनरल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने बना के रखी है, बताओ। एप्लीकेशन, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, फिर फीस वगैरह बोल दोगे। हाँ, प्रिस्क्राइब फीस, फिर कुछ टाइम देगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा तो ठीक है, प्रिस्क्राइब टाइम पे सबमिट कर देना। फिर या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा, अलग अलग पॉइंट्स बना देना। बेसिक यही तरीका होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऐड ऑन करो। पोर्टल होगा इनका एक, जहां पे करना पड़ेगा। यहाँ अथॉरिटी का नाम दे दिया, याद रहेगा तो वेरी गुड, नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास, ठीक है। बहुत ज्यादा एक सेंटेंस में प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब मत करना, है ना, थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। चलो, इन्होंने क्या बोला, एक वैलिड लॉग इन करना बता दिया उस अथॉरिटी का पोर्टल। चलो, क्या बोल दिया, यूजर हैव पैन होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा भैया पैन के हिसाब से सारी चीज सही है कि नहीं। हमने जो बोला था ना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसको इन्होंने क्या बोलते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट। प्रूफ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, आप किस फॉर्म में हो, आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो सकता है आप पार्टनरशिप में हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, ट्रस्ट, एचएफ, अदर, जो भी है, उसका प्रूफ दे देना आपका एस्टेब्लिशमेंट का। फिर क्या बोल दिया, एड्रेस प्रूफ दे देना। फिर क्या बोला, बैंक का प्रूफ दे देना। देन डीएससी मेंबर के आधार होने चाहिए, एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें पूरे ऑनलाइन पेमेंट करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी है भैया, एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लगेगा, बैंक प्रूफ में क्या क्या लगेगा, स्टैब्लिशमेंट प्रूफ में क्या क्या लगेगा। बात समझ में आ रही है? डन, चलो खत्म। मुझे बताओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आया? कोड कुछ बहुत ज्यादा हैवी था क्या? सारे टॉपिक ऐसे ही है। ड्रग लाइसेंस किसको लेना पड़ता है जरा बताओ? फार्मस। क्या जानते हो आप, केमिस्ट की शॉप में तो अक्सर जाते रहते हो, क्या रूल्स होते हैं थोड़े से मुझे बताओ। किसको मिलता है? तुम लोग को मिल जाएगा, तुम खोलना चाहते हो तो। क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है? इनका खुद का एक डिप्लोमा रहता है, ठीक है। यही है, यही सारी चीजें बताई उन्होंने। आ जाओ, इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा सा। ड्रग लाइसेंस लेना है, परमिशन स्टार्ट, अगर फार्मेसी वाला बिजनेस करना चाहते हो तो लाइसेंस की जरूरत है। चलो, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक है सेंट्रल लेवल में, एक है स्टेट लेवल में। जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखा था, सेंटर और स्टेट। चलो, इन्होंने यहाँ पे बोला स्टेट ड्रग जो स्टैंडर्ड है कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विजिट करते रहते हैं, है ना। एप्लीकेंट विजिट करेगा स्टेट लेवल में और लाइसेंस लेगा। इधर ही रहो। क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग लाइसेंस समझना, दो टाइप के लाइसेंस होते हैं, एक होता है रिटेल वाला, एक होता है होलसेल वाला। केमिस्ट की जो दुकानें देखते हो वो रिटेल की होती है, ठीक है, लेकिन हाँ होलसेल वाले भी होते हैं। एक होते हैं जो रिटेल का काम कर रहे होते हैं, वो जनरल केमिस्ट शॉप होती है, ठीक है, जहां तुम लोग जाते हो रिटेल में। होलसेल ड्रग लाइसेंस होते हैं, ये ड्रग ये होलसेल वाला काम करते हैं, ठीक है। रिटेल जो ड्रग लाइसेंस है ओनली, ये बस किससे काम चल जाएगा आपको, डिग्री या फिर डिप्लोमा से आपका काम चल जाता है। लेकिन कंडीशन रिलैक्स कर दिए किसमें, होलसेल में। होलसेल में बोला भैया तुमको ये सब करने की जरूरत है, तुम्हारा होलसेल माल है, क्योंकि तुम्हारे पास रिटेल कस्टमर नहीं आता है रिटेल के लिए, ठीक है। चलो, इन्होंने कहा ये ड्रग लाइसेंस के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती है। पहला, सबसे पहले एरिया, इन्होंने मिनिमम बोला है 100 स्क्वायर मीटर, समझते हैं क्या 100 स्क्वायर मीटर? एक छोटा सा दुकान देखिए कभी केमिस्ट की, ठीक है। इन्होंने कहा कि मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर, जैसे समझ लो जो ऑफिस देख रहे हो हमारा, ये 10 स्क्वायर मीटर का समझ लो अप्रोक्स ऑफिस, इतने बराबर मिनिमम होना चाहिए। उन्होंने कहा एकदम छोटी दुकान मत खोलना, 5 स्क्वायर फीट के ऐसा मत खोल देना, है ना, शुरू होते ही खत्म हो गई जो, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम 10 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। अगर आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, होलसेल का भी और रिटेल का है, तब आपके लिए 10 नहीं है, आपको कितना रखना पड़ेगा, मिनिमम 15 स्क्वायर फीट रखना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर साइजेस दे रखी है दुकानों की कि भैया कितना आपको एरिया चाहिए। फिर उन्होंने बोला स्टोरेज फैसिलिटी, देखो कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे वैक्सीन हो गया, सिरा हो गया, इंसुलिन इंजेक्शन हो गया, ये सब जानते हो। इसके लिए उन्होंने बोला भैया आपके शॉप में क्या होना चाहिए, रिफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ रखोगे आप, ठीक है। चलो, फिर बोला टेक्निकल स्टाफ, आप जाके उनसे बोलते हो कि भाई मेरी ये तबीयत खराब है, मुझे दे दो दवाई, कोई भी अनाड़ी बैठा होगा तो तुम्हें दे देगा कुछ भी, है ना। तो साफ उन्होंने बोला है। अगर होलसेल वाले हो तो कौन बैठेगा टेक्निकल, उसने बोला भैया इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्टर फार्मेस्ट, जिसके नाम का लाइसेंस लिया है ना, या तो वो प्रेजेंट हो,
क्योंकि उसने पढ़ाई करी है, उसने डिप्लोमा लिया, तो उसको नॉलेज है। या तो जो रजिस्टर्ड है फार्मिस्ट वो, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन जिसने ग्रेजुएट किया है ना, और 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो हो सकता है। या फिर क्या होना चाहिए, जो SSLC, इनके खुद के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जिसमें आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो मतलब होलसेल में टेक्निकल स्टाफ कौन बैठेगा समझ में आए, 3 लोग बता दिए। जिसके नाम का लाइसेंस लिया वो, या फिर वो नहीं है तो फिर उन्होंने क्या बोला, जो ग्रेजुएट है और 1 साल का एक्सपीरियंस है। तीसरा, जो इनकी डिग्री ले रखी है SSLC वाली और 4 साल का एक्सपीरियंस, उनके प्रेजेंस में ही सब कुछ होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर रिटेल है तो हमें कौन चाहिए, जिसके नाम पर क्या लिया है, रजिस्ट्रेशन लिया। ऐसा बहुत होता है, मतलब ऑफिसर्स आके चेक करते हैं कि रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम का लिया है और बैठा कोई और है। तो ऐसे नाटक भी बहुत होते हैं, ठीक है। अब दुनिया करप्ट है, पैसे दे के काम हो जाता है ना, तो वो बात अलग है। लेकिन टेक्निकल स्टाफ भी बैठा होना चाहिए, नहीं तो कुछ की कुछ दवाई मिल जाएगी, ठीक है। तो ड्रग लाइसेंस में ये सारी चीजें होती है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, चलो, रजिस्ट्रेशन करने के, लाइसेंस लेने के? चलो आ जाओ, काम करेंगे ना अपन। चलो, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस लेना है, आ जाओ। एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिस्क्राइब, इन ये भी बोर हो गए, इन्होंने कहा भाई हम भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, क्योंकि हर अथॉरिटी का नाम, फॉर्म नाम, नंबर, ये सब याद कर पाना मुश्किल है, ठीक है। चलो, साथ में क्या बोल दिया, एप्लीकेशन देने वाला जो फार्मिस्ट होगा, जिसकी डिग्री होगी, उसका इंटेंशन, फीस एक जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट, डिक्लेरेशन फॉर्म कि हाँ मैं तैयार हूँ, ब्लू प्रिंट दो, ब्लू प्रिंट दो किसका, की प्लान का, साइट प्लान का, भैया अपनी दुकान वुकान का सब बताओ, क्योंकि हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है ना, 10 मीटर 15 मीटर, ठीक है। चलो, प्रोमाइसेस में क्या क्या पोजीशन है बताओ, प्रूफ बताओ, ओनरशिप अगर है, आपकी खुद की दुकान है तो बताओ, रेंटेड है तो अग्रीमेंट दिखाओ, ठीक है। प्रूफ बताओ किसका, कि हाँ आपका ये बिजनेस है, सेटअप है, ठीक है। किस फॉर्म में है आपका, कंपनी फॉर्म में है, पार्टनरशिप डीड फॉर्म में, जो भी है वो दिखाओ। एफिडेविट बताओ कि भैया कहीं भी फंसे नहीं हो तुम, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं फंसे, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में ऑलरेडी केस नहीं चल रहा, फंसे नहीं हो। अब आप एक न्यू पर्सन आ रहे हो तो अपनी हिस्ट्री बताओ, कहीं दिक्कत तो नहीं है आपको। एफिडेविट बताओ, रजिस्टर फार्मिस्ट जो भी है कॉम्पिटेंट पर्सन, कि भैया पूरे टाइम रहेगा, ये है ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये यहीं फंसते हैं सब। क्या बोला, फुल टाइम प्रेजेंट होना चाहिए वहां पर, लेकिन करते तो क्या है, किसी और का लाइसेंस लेकर बैठे हुए, तो गलत है ना वो, ठीक है। तो साफ बोला है कि भैया रजिस्टर फार्मिस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन फुल टाइम अवेलेबल हो, क्योंकि किसी को गलत दवाई जा सकती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर्स, अगर किसी को एज एन एम्प्लॉय रखा, आपका बिजनेस बड़ा है, आपने एम्प्लॉय रखा, तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर, लीगल फॉर्मेलिटीज आप दिखाओ, यस आपको लाइसेंस मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का? खत्म। नेक्स्ट क्या लिखा है, कौन सी इंडस्ट्रीज को मिलता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड के लिए। एवरी फूड बिजनेस ऑपरेट इन इंडिया, इंडिया में जो भी फूड का बिजनेस चल रहा है उसको लेना पड़ेगा, सारे मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट, ठीक है, इन सबको लेना पड़ेगा। 14 डिजिट का रजिस्ट्रेशन इसमें भी रिक्वायर्ड है, या फिर लाइसेंस। वापस, एक तरफ रजिस्ट्रेशन एक तरफ लाइसेंस, हैवी क्या होगा दिशा, लाइसेंस ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, फसाई का रजिस्ट्रेशन, फिर क्या लिखा है, फसाई का लाइसेंस। आपकी बुक ने थोड़ी मेहनत करी है, सीधा फ्लो चार्ट में आओ, पहले किया अच्छा प्रेजेंटेशन। इन्होंने कहा अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो या फिर लाइसेंस ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन किसको, पेटी फूड बिजनेस, पेटी बोले तो छोटे बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस से मतलब क्या है, जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है छोटे बिजनेसेस को। लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन बस कराना, लाइसेंस लेना बड़ा फॉर्म। लाइसेंस किसको लेना पड़ेगा, जो स्टेट फसाई लाइसेंस और सेंटर फसाई लाइसेंस, मतलब स्टेट लेवल का और सेंटर, जो एक ही स्टेट में काम कर रहा है तो स्टेट लेवल, जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, ऐसे अब बहुत सारी है, आप खुद देखते हो तुम्हारे शहर में कितनी सारी चीजें आ गई, उनका सेंटर लेवल का लाइसेंस है, ठीक है। चलो, मीडियम फूड बिजनेस को बोल दिया, जो 12 लाख से ऊपर लेकिन 20 करोड़ के अंदर, हाँ ये इनका बिजनेस है, टर्नओवर है। नहीं नहीं नहीं, टर्नओवर साल भर के, एनुअल लिखा है, एनुअल, साल भर का बहुत कम है ना। 12 लाख पूरे साल का, 12 लाख से कम तो 1 लाख, एक महीने का कितना, 1 लाख होता है, तो छोटे बिजनेस। इनका बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस मतलब क्या, 12 लाख 20 करोड़ के बीच का, पूरे साल भर की कमाई है, तो आप किसी स्टेट लेवल में हो, ठीक है। आ जाओ, सेंट्रल है, लार्ज फूड बिजनेस ऑपरेटिंग टू अ मोर स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा, कितने सारे हल्दीराम, है ना, कितनी सारी चीजें तो आपके शहर में दिख ही रही हैं, ठीक है। तो ये सब किसके, सेंटर लेवल के। इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इन सबको भी कौन सा लेना पड़ता है, सेंटर। अब इनका बिजनेस देखो कितना, 20 करोड़ के ऊपर।
तो ये पूरा उन्होंने क्रक्स बता दिया है, ऊपर यही बताया है। पहले क्या लिखा है? अब मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन किसे करवाना पड़ता है? जो छोटे लेवल में क्या था, एनुअल टर्नओवर 12 लाख, ठीक है। रिक्वायर्ड ऑल पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स है आर्टिकल ऑफ द फूड, इन्होंने बोल दिया। अब देखो छोटी छोटी चीजें लिखी है, पेटी रिटेलर। हॉकर कौन होते हैं बताओ? हॉकर बोले तो, ठीक है, ये एक और टर्म होता है, हॉकर बोलो या फिर क्या लिखे, धक्का, जगह जगह घूमते हैं, घूम घूम कर सामान बेचना एंड ऑल, ठीक है। छोटे बिजनेसेस है ना, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं तो क्या गलत वलत खिला दिया, है ना, देख ही रहे हो। अभी नवरात्र में मस्त घूम घूम के खाया, है ना। एक्स्ट्रा स्टॉल्स नहीं लग जाते? अगर नोटिस किया हो तो लगते हैं ना, कुछ भी बना के खा रहे, है ना। मस्त हम लोग भी खा रहे हैं, अब रात भर घूम रहे हैं तो बाहर तो खाना ही है, भूख तो है ही, क्या कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट फूड इंक्लूडिंग एनी रिलीजियस सोशल अदर फूड बिजनेसेस, सीधा एनुअल टर्नओवर कितना, 12 लाख, ठीक है। साथ में उन्होंने बोला प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फूड, अभी हम यहाँ पे मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, इन सब की बात नहीं कर रहे। इनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग, कितनी लिमिट है, 100 kg। लेकिन फिर उन्होंने बोला मिल्क एंड ऑल का बोल दिया, तो इनका कितना, अप टू 500 लीटर। ये क्या बोल दिया, जो भी नॉनवेज वाली चीजों की बात हो रही है, ठीक है। चलो, तो दो बड़े एनिमल्स की बात हो रही है, स्मॉल एनिमल्स तो भैया इन सब में मत जाना, ठीक है। लेकिन हाँ डेटा है, या तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पूरी डिटेल डेटा दे दिया उन्होंने, सब पेटी बिजनेसेस है, ठीक है। तो अगर बच्चों की शक्लें दिख रही है मुझे, हाँ ऐसे बिजनेसेस तो होते ही है ना, नॉनवेज वाले काम तो हो ही रहे हैं। तो अगर इस टाइप का बिजनेस का काम है आपका, तो यस, आपका मेन ये याद रखना, इसलिए कोर बात पहले पढ़ा दी थी मैंने, ठीक है। चलो, प्रिस्क्राइब फॉर्म, फिजिकल जाकर दे सकते हो प्रिस्क्राइब फॉर्म ए, ठीक है, या फिर ऑनलाइन आओ, ऑनलाइन की दुनिया है भैया, ऑनलाइन पोर्टल में जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइड कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे 7 दिन के अंदर। क्या इसको एक अच्छी प्रोसेस बना सकते हो तुम, जो उन्होंने एक पैराग्राफ में लिखा, बना सकते हो। चलो, सेम विथ किसके साथ, लाइसेंस, ठीक है, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, ये लिमिट याद आ गई जो अभी पढ़ा था, ठीक है। ये है वो लाइन, ये लाइन दिशा मार्क कर ले बेटा, ये लाइन, हाँ बेटा, इसका भी फ्लो चार्ट बना दिया, वाह यार, यही है ना, कुछ अलग नहीं ना, मेहनत कर रही है मतलब बुक, है ना। तो इसका फ्लो चार्ट से ही पढ़ना, फ्लो चार्ट पढ़ो जल्दी, और मुझे बताओ सब समझ में आ रहा है फ्लो चार्ट से? बच्चे तो, पुराने बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, इसी का फ्लो चार्ट है ना। हाँ सुंदर है लेकिन, है ना, बहुत सुंदर है। चलो, ऑनलाइन पोर्टल में जाके करने का, ये मार्क किया कि नहीं किया, ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला क्या है, ये दिशा के लिए है, ये किसके लिए, दिशा के लिए। ये वाली लाइन हाईलाइट रीड करो, लाइसेंस में ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, डन। चलो, खत्म। क्या लिखा है नेक्स्ट टॉपिक, लिखो। चैप्टर 8 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये हम खुद से रीड कर लेंगे, ऐसा लिखो, रीड बाय स्टूडेंट, क्यों कि ये रिपीट होगा इन चैप्टर 8। अभी चैप्टर 8 फर्स्ट पार्ट में, चैप्टर 8 ही बचा है, अगर वो पहले पढ़ा देती तो ये समझ में आ जाता, ठीक है। अब ये पहले कर लिया, नेक्स्ट चैप्टर हमारा 8 ही चलेगा, ठीक है। तो ये एक एक चीज सेम है, एक तरफ बैंक, एक तरफ एनबीएफसी, है ना, दोनों में डिफरेंसेस बताए हैं। तो ये पूरा एनबीएफसी चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 8 रिपीट पूरा, ठीक है। इसे खुद से रीड कर लोगे, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसमें उस चैप्टर में कंपैरिजन अगर करूं तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का तरीका, लेकिन वो तो तुम्हें पहले से बनती है ना प्रोसेस, बिना पढ़े तो प्रोसेस बता दोगे तुम लोग, ठीक है। सेम अभी मैं जब वो चैप्टर बताऊंगी तो बताऊंगी, ये दिख रहा है ना, फाइनेंशियल एक्टिविटी प्रिंसिपल बिजनेस, 50-50 एक कंसेप्ट होता है, 50-50 इसको रूल बोलते हैं, वो आगे चलकर पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें वहां कवर हो जाएगी। सीधा नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, टाइप ऑफ एनबीएफसी, इन्होंने बहुत कम टाइप बताया है, हम तो वहां पे 2 पन्नों के टाइप पढ़ने वाले, ठीक है, एनबीएफसी में पढ़ेंगे। चलो, तो ये सारी चीजें वहां पढ़ेंगे, सीधा यहाँ पे आएंगे बैंकिंग में, आ जाओ, आ गए। बताओ बैंक के बारे में क्या जानते हो, एनबीएफसी और एक तरफ है बैंक, कौन ज्यादा बड़ा है दिशा, बैंक बड़ा है, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर बैंक, वाह यार दिशा, चलो, बैंक के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, यस, इसके लिए रेगुलेशन बैठा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैठा है, डन। लेकिन बैंक एक कंपनी भी होता ही है, तो इसे तो रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में भी करवाना है, और कंपनीज एक्ट का रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं पढ़ने वाले, क्यों नहीं पढ़ने वाले भाई, कितना पढ़ोगे रजिस्ट्रेशन, है ना। चलो
अगर फिर से बता दिया तो, है ना। मिनिमम पेड अप, अब देखो यार बिजनेस की बात हो रही है, बैंक है, इनका काम ही क्या है, पैसे का लेन देन। तो तुम्हें लगता है छोटा मोटा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इनका इक्विटी कैपिटल कितना होना चाहिए? 500 करोड़। यूनिवर्सल बैंक है तो। अगर इन्होंने बोला कौन सा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो कितना? नहीं लिखा? क्यों हटा दिया इन लोगों ने? वैसे पहले प्रिस्क्राइब बोलो और खुद से लिख दिया पहले। ठीक है, एक्चुअली मैं ना बदलती रहती है लिमिट, तो प्रिस्क्राइब, इन्होंने पहले खुद से प्रिस्क्राइब बोल दिया था, फिर उन्होंने कहा, मन उनका लग रहा था कि थोड़ा बहुत डेटा दे दूं। कुल मिला के बस ये समझो, बड़ा पैसा मोटा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इंपॉर्टेंट। कोई भी बैंकिंग कंपनी बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगी अगर वो नीचे दी गई कंडीशंस को फुलफिल ना करे। पहला क्या लिखा है, उनका सब्सक्राइब कैपिटल। अब मुझे बताओ, ऑथराइज कैपिटल समझते हो? बताओ ऑथराइज कैपिटल कितना, जो आप आरओसी के पास रजिस्टर करा तो मैक्सिमम मार्केट से इतना, है ना, लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट? इश्यूड होता है। फिर क्या होता है? सब्सक्राइब। फिर क्या होता है? पेड अप। ठीक है, तो इन्होंने बोला ऑथराइज का सब्सक्राइब कम से कम कितना होना चाहिए? आओ एग्जाम्पल देके समझेंगे। पहला जो पॉइंट है, ऑथराइज कैपिटल लेट अज्यूम कितना है, 10 करोड़। तो कम से कम सब्सक्राइब कितना होना चाहिए? 5 करोड़। नेक्स्ट, 5 करोड़ आपका सब्सक्राइब्ड है, तो पेड अप कितना होना चाहिए? उसका हाफ, सब्सक्राइब का हाफ कितना? 2.5। अब पहले दो पॉइंट्स देखो, क्या समझ में आ रहे हैं क्या? ठीक है, तो इन्होंने बोला भैया बैंकिंग बिजनेस, हमारी कुछ कंडीशन है, ऑथराइज का कम से कम 50% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब मतलब क्या? लोगों ने बोला हाँ हम पैसे देने को तैयार है, और कितने मिल जाना चाहिए? कम से कम उसका हाफ, 2.5 करोड़। एग्जाम्पल समझ में आया? तीसरा पॉइंट बोलता है भैया बैंक हो तुम, बस डिबेंचर और लोन में डील मत करना। माना कि बैंक का कोर बिजनेस यही है, लेकिन आपको इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स भी रखने पड़ेंगे एज पर आरबीआई गाइडलाइन। ठीक है, अभी तीसरा वाला पॉइंट रीड करती हूं आपके लिए। कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट द ऑर्डिनरी शेयर, प्लीज कैपिटल में ऑर्डिनरी शेयर भी रखना, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स भी रखना, प्रोवाइडेड दैट इश्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन, जो भी प्रिस्क्राइब है, तो प्लीज गाइडलाइन के हिसाब से रखना। कुल मिला के वो ये बोलना चाहते हैं बैंकिंग बिजनेस हो, डिबेंचर लोन के भरोसे ही बस मत रहना। ठीक है, कंपनी भी हो साथ में तुम, तो तुम्हें इक्विटी प्रेफरेंस भी रखने पड़ेंगे एज पर गाइडलाइन। 3 पॉइंट समझ में आ गए? पक्का? चलो, नो पर्सन होल्डिंग शेयर ऑफ बैंकिंग कंपनी वोटिंग राइट कितने से ज्यादा? किसी के भी पास 10% से ज्यादा की वोटिंग राइट नहीं होगी। हम सब बैंकिंग बिजनेस में हो, मेरे पास भी होगी, मैक्सिमम तो कितनी होगी? 10%। गौरी के पास भी मैक्सिमम 10। क्या भूमिका के पास 11% 12% रह सकती है? नहीं, बैंकिंग बिजनेस करना है तो हमारे रूल्स फॉलो करो। हम किसी के पास नहीं जाना चाहते कि किसी के पास ज्यादा ओनरशिप हो, ओनरशिप स्प्रेड होनी चाहिए। ठीक है, चलो। एवरी मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकती हूँ, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट की टीम में है, प्लीज डिस्क्लोज करेगा आरबीआई को कि कितना अमाउंट उन्होंने शेयर होल्डिंग है, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हमें नजर रखना है कि उनका इस कंपनी में कितनी शेयर होल्डिंग है, क्योंकि अगर शेयर होल्डिंग होगी तो थोड़ा सा समझो, वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, पार्शल हो जाएंगे, कंपनी में ज्यादा पैसे कमाने का ज्यादा सोचेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बैंकिंग बिजनेस है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल, ऑथराइज का आधा सब्सक्राइब होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सब्सक्राइब का आधा पेड अप होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इक्विटी प्रेफरेंस भी होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या बोला? मैक्सिमम शेयर होल्डिंग वोटिंग की कितनी हो सकती है? 10%, उससे ज्यादा नहीं। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पूरा डिस्क्लोजर दो कितना आपकी शेयर होल्डिंग है। सेक्शन 22 बोलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, है ना, लाइसेंस में वो क्या बातें कर रहे हैं, मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज है, काफी रिपीटेटिव मिलेगा। कोई भी कंपनी बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगी जब तक लाइसेंस नहीं लेगी। ठीक है, बिफोर स्टार्ट करना बैंकिंग बिजनेस का तो प्लीज आरबीआई को रिटर्न में दो। बिफोर ग्रांटिंग लाइसेंस आरबीआई ये सारी कंडीशन देखेगा। आ जाओ, कंडीशन क्या है कि भैया कंपनी उस पोजीशन में है कि प्रेजेंट या फ्यूचर के डिपॉजिट उनसे पैसा जो लिया, फॉर एग्जांपल तुम्हारा पैसा बैंक में रखा है तो डिपॉजिट है तुम्हारा। ठीक है, अब तुमने संभाल के बैंक में रखा है, जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हो, यस और नो। तो बैंक इतनी सिचुएशन में है कि जब तुम पैसा मांगो तुम्हें वो पैसा दे सके, चाहे वो प्रेजेंट डिपॉजिटर हो चाहे वो फ्यूचर के हो। तो भैया आप एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए जिसे फाइनेंस का दिक्कत ना हो, जब पैसा मांगे तब आप उनको दे दो। तो आरबीआई ये सारी चीजें चेक करेगा। अफेयर्स ऑफ द कंपनी नॉट डिटरमेंटल मतलब क्या?
हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट फ्यूचर डिपॉजिटर, आपका काम ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए जो आज के या फिर कल के डिपॉजिटर को दिक्कत करे। जनरल कैरेक्टर आपके नहीं प्रेजुडाइज होने चाहिए, प्रेजुडाइज प्रेजुडिशियल मतलब क्या है, हार्मफुल, सेम बात है। पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए इन द प्रेजेंट फ्यूचर डिपॉजिटर। एडुकेट कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास प्रॉपर। पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सर्व बाय ग्रांट ऑफ द लाइसेंस, इसी शर्त में दे रहे भैया, जनता के लिए आपको काम करना है। बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल द प्रपोज प्रिंसिपल एरिया, बैंकिंग बिजनेस आप कर रहे हो, और जो भी अदर कंडीशन, ये सारी कंडीशन देखेगा तभी आरबीआई आपको क्लीन चिट देगा, ठीक है, कि हाँ आप लाइसेंस ले लो। समझ में आ रही बात है? मान लो आप किधर इनकॉर्पोरेट करने का सोच रहे हो बैंकिंग बिजनेस, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया सोच रहे हो तो आरबीआई सेटिस्फाइड करेगा कि आपका काम पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, गवर्नमेंट और लॉ ऑफ द कंट्री, इनकॉर्पोरेट, कुल मिलाकर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना कर रहे हो। हमारी इंडिया में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं होनी चाहिए, वहां के लॉ फॉलो कर रहे हो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वो सारे काम कर सकते हो जिससे हमें दिक्कत ना हो, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, बाहर काम करने का, अदरवाइज नहीं। डन, खत्म। क्या लिखा है, क्या कौन सा काम? इंश्योरेंस का। कुछ क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस है जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। लाइफ इंश्योरेंस समझते हो, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ, और क्या लिखा है, री इंश्योरेंस। दोबारा से चलो, एप्लीकेशन देना कंपनी एज पर पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद, जैसे एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगा, इंश्योरेंस का काम करना चाहते हो, इनकी अथॉरिटी है IRDAI, अप्लाई करो। एप्लीकेंट एप्लीकेशन देगा, बस हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, आपकी बिजनेस में कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, कितना, कम से कम 100 करोड़। री इंश्योरेंस का केस है तो 200 करोड़। डिफरेंस क्या है, इन्होंने कहा इन सारी चीजों को लेकर 100 करोड़ है, और री इंश्योरेंस को लेकर, जरा समझो री इंश्योरेंस क्या है। एक बार इंश्योरेंस हो गया, इसका सेट ऑफ किससे करवा रहे, दूसरी, तो वो तो और बड़ी पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो री इंश्योरेंस क्या बोला है उसमें बताओ। अच्छा देखो, इन लोगों ने ना डेफिनेशन ऐड ऑन कर दी बस। एप्लीकेंट मतलब कौन, जो एप्लीकेशन देगा, ठीक है। चलो, इंडियन प्रमोटर, पहले नाम से काम समझेंगे। इंडियन प्रमोटर मतलब कौन? प्रमोटर तो समझते हो ना, जिसका जिसको आइडिया है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। कौन से बिजनेस की बात हो रही है? इंश्योरेंस, ठीक है। चलो, तो यहां इन्होंने बस क्या बोल दिया, प्रोवाइडेड दैट सब्सिडी कंपनी में अलाउड टू बी अ प्रमोटर ऑफ द एप्लीकेंट मीट द कंडीशन। कंडीशन पहली फटाफट, सब्सिडी कंपनी की बात हो रही है, कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट। दूसरा, सेट कंपनी ओन सोर्स ऑफ फंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी, सब्सिडी तुम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सिडी कंपनी तुम्हारा खुद का पूरा पैसा फाइनेंस खुद का इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तुम कहीं से भी होल्डिंग कंपनी में डिपेंड नहीं हो अगर तुम इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर रही हो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सेट कंपनी की नेटवर्थ कितनी, इंश्योरेंस का काम कर रहे हो भाई, ठीक है, किसी का भी बड़ा इंश्योरेंस से डील करनी पड़ सकती है, तो कम से कम आपकी नेटवर्थ एटलीस्ट 500 करोड़ होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग। होल्डिंग कंपनी ऑफ द सेट कंपनी इज नॉट सब्सिडी ऑफ एनी अदर कंपनी, इकलौती हमारी, अदरवाइज नहीं। चलो वापस, वो इंडिपेंडेंट वर्ड फ्रॉम इट्स होल्डिंग से मतलब खुद के पैसों की बात कर रही है। वापस से, होल्डिंग कंपनी का पैसा कितना होता है, 51, बोलो यस और नो। बाकी पैसा उसका 100% नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनका खुद का भी कुछ पैसा होना चाहिए। पता चला आप पूरा बेस होल्डिंग कंपनी में, तो जिस दिन इंश्योरेंस का पूरा भार आप पे पड़ेगा, आप तो डूबोगी, साथ में कौन डूबेगा, होल्डिंग कंपनी भी जाएगी। तो कम से कम आपका खुद का ओन सोर्स ऑफ फंड भी होना चाहिए। मतलब 100% इंडिपेंडेंट नहीं करे, लेकिन कम से कम 49% तो आपका होना चाहिए, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है? डिस्कालिफिकेशन, एप्लीकेंट कब डिस्कालीफाइड होगा, पहला पॉइंट पढ़ो क्या बोल रहा है। आपकी अथॉरिटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, फिर आप अप्लाई मत करिए। कब रिजेक्ट किया था, जरा पढ़ो। एक बात बता दूं, जिनके पास पुरानी वाली बुक है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटी काफी कुछ सेम है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसमें भी यही बातें लिखी है, ठीक है। फॉर्मेलिटी क्या है, आज मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ किस चीज के लिए, इंश्योरेंस के लिए। पिछले 2 साल में मैंने एप्लीकेशन दी थी, मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो पिछले 2 साल में अगर आपको रिजेक्ट करके रखा है तो आप फिर से एप्लीकेशन मत लेके आओ, थोड़े और साल हो जाने दो, ठीक है। मतलब और एक्सपीरियंस आएगा और ग्रो होकर आओगे। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था, क्यों कैंसिल किया था, पक्का आपको दे रखा था, आपने रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया था, तो बीच में कैंसिल करना पड़ गया,
ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, नेम ऑफ एप्लीकेंट डज नॉट कंटेन। आप इंश्योरेंस, एश्योरेंस, ये सारे टर्म आपने लिखे नहीं है। देखो नीचे क्या दे रखा है, प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब मैं ये प्रोसीजर नहीं पढ़ाने वाली, क्यों? क्योंकि प्रोसेस में क्या लिखा रहता है, ये सेम ही तो है। देखो कुछ सारी चीजें तो सेम दिख रही होंगी तुम्हें, देखो बता रही हूँ क्या क्या हट गया है। ये क्लास ऑफ ये नहीं है, ये सेम है। देखो तुम्हें मैं पुराने वाले बच्चों को बोलूँ, पिछले 2 साल में एग्जिट हो गए, रिजेक्ट हो गया, कैंसिल कर दिया, इंश्योरेंस एश्योरेंस वर्ड यूज नहीं किया, सेम है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट किया, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने सेम प्रोसेस दे रखी है, बस अच्छा प्रेजेंटेशन इस बार थोड़ा सा इनका है ना। पहले शॉर्ट में बताया, फिर लेंदी बताया। शॉर्ट में क्या बताया, IRDAI से क्या ले लेना, NOC। जो न्यू बच्चे हैं वो इसकी फोटो ले ले शॉर्ट वाले की, ठीक है। रजिस्टर फॉर दी पब्लिक, ये शॉर्ट है क्योंकि समय तुम लोग तो अलग ही ट्रैक में हो। प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये शॉर्ट, और नीचे पूरी प्रोसीजर है वही जो आपके इसमें दे रखी है, बस उन्होंने बीच की चीजें हटा दी हैं, ठीक है। तो तुम्हें वो कट कर लेना है। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, ले ली फोटो बच्चों, तुम लोग तो और कंपटीशन चलता रहता है पूरे टाइम, हमारा अच्छा है। चलो अब उसके बाद देखोगे ये पूरी लंबी चौड़ी वही प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर वैसे भी मैं नहीं पढ़ाती, तुम पढ़ोगे। चलो सीधा आओ, यहाँ पर क्या लिखा है, किसी को भी न्यू इंडस्ट्री खोलनी है। चलो फिर से, मुझे तो मेरी इंडियन इकोनॉमी याद आ रहा है बच्चों। LPG पॉलिसी याद है क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आई थी ये बताओ, याद आया। उससे पहले कोई भी न्यू इंडस्ट्री खोलनी पड़ती तो लाइसेंस लेना पड़ता था, न्यू सेटअप में, एक्सपेंशन में, डाइवर्सिफिकेशन में, है ना। अब यही थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे ये लोग, आ जाओ। तो सोचा एक बार रिकॉल करवा दूं। चलो, कंडीशन ऑफ द लाइसेंसिंग, कोई भी न्यू इंडस्ट्री आपको खोलना है, कोई भी न्यू इंडस्ट्री खोलना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी पर्सन अथॉरिटी, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब से ये एक्ट आया, ये एक्ट कब आया, 1951, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। ये याद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत, इंडियन इकोनॉमी जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, बाकी किसी और ने कहीं से पढ़ा है तो मुझे नहीं पता, है ना, कि कितना याद है और कितना याद नहीं, है ना। मैंने तो पढ़ाया है, इसलिए वो लोग बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। एक्ट याद आया, नहीं आया पिटेगा। चलो, इस एक्ट 1951 बोलता है कि भैया लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी पर्सन, कोई भी अथॉरिटी इस एक्ट के बाद नया बिजनेस स्टार्ट करे तो लाइसेंस लेना। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को बोल सकते हो, गवर्नमेंट ने बनाया तुम लोगों के लिए, अपने लिए थोड़ा ना बनाया, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट की पहले परमिशन लेनी है, उसके बाद ही मिलेगा। लेकिन हाँ, जो खुद गवर्नमेंट कंपनी ये काम कर रही है हम उनकी बात नहीं कर रहे, ठीक। चलो, लाइसेंस देते वक्त कुछ कंडीशन बताई जा सकती है। कंडीशन लोकेशन को लेके, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को लेकर हो सकती है। वो कंडीशन लोकेशन के अभी आगे चल के कंडीशन पढ़ेंगे। वापस, लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, विद कंडीशन, डन। मैंडेटरी लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहां उन्होंने बोला जब से लिबरलाइजेशन आया, कब, 1991 में, मोस्ट इंडस्ट्री एग्जेम्प्टेड, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशन दे दिया। लेकिन आज की डेट में कुछ इंडस्ट्री आज भी है जिन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। याद आया क्या आपको ये सब, अल्कोहलिक, देन सिगरेट्स, देन एरोस्पेस, एक्सप्लोजिव, हेजार्डियस केमिकल वाली इंडस्ट्री, आप ही को लाइसेंस लेना है, बाकी सबको अब लेने की उतनी जरूरत नहीं होती है। क्या ये बात समझ में आ गया, पक्का। चलो, स्मॉल स्केल सेक्टर, अगर आपका मैन्युफैक्चर है तो कुछ याद आया, रिजर्व करना पड़ता था, SSI याद आया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तुम लोगों के लिए हमने कुछ रिजर्व्स करके रखे। व्हाट डू मीन बाय रिजर्व, कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री आप ही करोगे, बड़ी इंडस्ट्रीज को ये करना अलाउड नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये रिजर्व करके रखे थे SS यूनिट्स के लिए। अब कुछ प्रपोज लोकेशंस है जिसमें हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को कि आओ इस लोकेशन में काम करो, लेकिन हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। इन इंडस्ट्रीज को ही लाइसेंस लेना है, SSI के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्व करके रखा है। नीचे उन्होंने बोला कुछ लोकेशन के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, थर्ड पॉइंट को नीचे इलेबोरेट किया। तो चलो आ जाओ थर्ड पॉइंट को डिटेल में पढ़े। क्या ये दिख रहा है आपको, ठीक है।
आओ सिंपल पहले ले लो, पुट्टो छोटो, फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे। अरीन और यश ध्यान दो बच्चों इधर। एक्चुअली में सब सिंगल 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 टॉपिक है ना, किसी भी टॉपिक में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, कुछ भी घुमा कर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि टॉपिक तो वैरायटी ऑफ है, किसी में भी पूछा सकता है एनी। चलो इतना ही है बस। लोकेशन रिस्ट्रिक्शन समझेंगे अब। इफ न्यू इंडस्ट्री सेटअप कितना 25 किलोमीटर के दायरे में ऑफ द बिग सिटी, समझना जितनी भी बड़ी सिटीज है, इधर ही रहो है ना, जितनी भी बड़ी सिटीज है, जैसे कि ये समझ लो ये सिटी है, ये ऐसे सिटी है, ठीक है, यहां से कितने 25 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है। चलो जिस बड़ी सिटी से मतलब हमारा क्या है, जिसमें पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख के ऊपर है, एज पर सेंसस आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 25 किलोमीटर के दायरे में, मतलब कि सिटीज में जो है वो तो लेंगे, लेकिन उनके 25 किलोमीटर के दायरे में भी जितने भी लोग हैं उन सबको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एग्जेम्पशन, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इफ यूनिट एरिया ऑलरेडी कहाँ है, आपकी यूनिट जो एरिया ऑलरेडी मार्क्ड इंडस्ट्रियल बिफोर 1991 से पहले, देखो पुराना एक्ट चल रहा था 1951, 1991 के बाद जो चीजें उससे पहले अगर आपने यूनिट आपकी पहले से सेटअप है, सेटअप आपकी यूनिट कब से 1991 से पहले, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, पुराना सेटअप है। क्या लिखा है, आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है, कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं करती आपकी इंडस्ट्री, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग, क्या आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। लाइसेंस लेने की जरूरत है सबको जो बिग सिटीज के 25 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, लेने की जरूरत दो लोगों को नहीं है, पहला जो 1991 से पहले सेटअप हो चुके, दूसरा जो पॉल्यूशन नहीं करते, ठीक है। हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग से पढ़ा था, जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन करती थी, याद करो, रेड, जो रेड ऑरेंज और ग्रीन व्हाइट, और व्हाइट था जिसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो DPIIT सुना सुना है, डिपार्टमेंट प्रमोट कर रहे थे इंडस्ट्री। चलो लॉन्च किया उन्होंने क्या, 2 GB ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें एंटरप्रेन्योर इजीली अप्लाई करेगा, ठीक है। अब दो टाइप के उन्होंने यहाँ पे बोला, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम जो अभी आगे चल के पढ़ाऊंगी, दूसरा क्या है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। सेकंड वाला पहले समझो, इंडस्ट्रियल लाइसेंस मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फर्स्ट वाला आपको क्या बोल रहा है, मेमोरेंडम की बात हो रही है, यहाँ पे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बिना लाइसेंस के आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको मेमोरेंडम देना पड़ेगा, मतलब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या होता है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक दिखेगा, ये दिख रहा है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम दिख रहा है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। वापस आओ, वंस लाइसेंस इज अप्रूव इंडस्ट्री कैन गेट द गवर्नमेंट हेल्प, एक बार लाइसेंस मिल गया तो गवर्नमेंट बहुत सारी आपको फैसिलिटीज देती है, गवर्नमेंट रॉ मटेरियल्स भी देती है, ठीक है। और द इंपोर्ट परमिशन, लाइसेंस की वैलिडिटी 3 साल होती है, और आप चाहो तो एक्सपायर होने से पहले उसको रिन्यू भी करवा सकते हो वापस। हमने लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस पढ़े, अगर आप इस दायरे में आ रहे हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है अगर पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज नहीं है या फिर 1991 से पहले का सेटअप है। फिर उन्होंने बोला अगर आपको लाइसेंस लेना है तो इस पोर्टल में जाकर होगा, लाइसेंस लेना है तो ये पोर्टल, लेकिन कुछ केसेस में इस पोर्टल में जाके लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, बस आप इसको इन्फॉर्म करो क्या होता है ये मेमोरेंडम, अभी जाके बताऊंगे। एक बार लाइसेंस ले लिया, अप्रूव्ड हो गए, रॉ मटेरियल इंपोर्ट परमिशन सब आसानी से मिल जाएगी, वैलिडिटी 3 साल होती है, चाहो तो रिन्यू भी करा सकते हो, आपकी मर्जी, समझ में आया। अब यहां तक ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है। प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर, एप्लीकेशन जाकर पोर्टल में देने का, वही 2 GB पोर्टल जो अभी पढ़ा, ठीक है। एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होगी अथॉरिटी के द्वारा, लाइसेंस देने से पहले सर्कुलेट किया जाएगा कि भैया किसी को भी दिक्कत है इस इंडस्ट्री से हमें बताओ, फिर किसी को दिक्कत है कमेंट्स वगैरह मिलते हैं उनका सुना जाएगा, और सुनने के बाद लाइसेंस कमेटी डिसाइड करेगी लाइसेंस देना है कि नहीं। अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं देना चाहिए तो रिकमेंड कर देगी हाँ लाइसेंस दे दो, या तो रिकमेंड कर देगी भैया कि भैया रिजेक्ट करो, कोई मतलब नहीं है, सिंपल प्रोसेस, ठीक है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा बात क्या है कि देने से पहले दूसरी जगहों पे सर्कुलेट किया जाएगा कि किसी को भी दिक्कत ऑब्जेक्शन है तो प्लीज बताइए, डन। चलो ये क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, चलो समझते हैं। ये जो है ये पूरा पैराग्राफ है ना, पहले ले लो और पहला पॉइंट आप ही रीड करोगे।
या तो आपको लाइसेंस मिलेगा या तो लाइसेंस से छूट। तो ये एक मेमोरेंडम है जिसे आप फाइल कर रहे हो। कौन फाइल कर रही है? लार्ज इंडस्ट्री। क्यों फाइल कर रही है? क्योंकि उन्हें एग्जेम्पशन चाहिए एज पर एक्ट। लेकिन एग्जेम्पशन किसको चाहिए होगी? इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी का कितना है? अबव 50 करोड़, टर्नओवर कितना? 250 करोड़। चाहे एग्जिस्टिंग पुरानी हो चाहे न्यू। अगर आपको छूट चाहिए तो पहले ये कंडीशन फुलफिल, ठीक है, आप डिक्लेरेशन दोगे, फॉर्म फाइल करना वही पोर्टल में जाकर, ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन फाइल करना पार्ट बी वाला फॉर्म। इसमें एक्नॉलेजमेंट होता है। गवर्नमेंट सारी चीजें देखेंगी और देखने के बाद उन्हें लगता है कि ठीक है, इस इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही सारी चीजें, वो वाइट एग्जेम्पशन वाली इंडस्ट्री याद आ रही है कि भैया नहीं है इतनी प्रॉब्लमेटिक, तो बिना लाइसेंस के भी आपका काम हो जाएगा। बस आपको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, कंफर्मेशन रिसिप्ट, बट इट इज नॉट अ लाइसेंस और अप्रूवल, ओनली प्रूव दैट की प्रोजेक्ट डज नॉट नीड टू वन। हमारा प्रोजेक्ट इस टाइप का है जिसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो इसकी आप एक एप्लीकेशन दोगे पोर्टल में जाकर, वो वहां से एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक लाइसेंस नहीं है, ये कोई अप्रूवल नहीं है, इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट जिसमें आप बता रहे हो कि हमारे प्रोजेक्ट को जरूरत नहीं है लाइसेंस की। उनको भी लगेगा तो यस, वो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आया? तो पोर्टल में जाके या तो लाइसेंस मिलता है या तो लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं होती, तो आपको मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है। दैट्स इट। समझ में आया? अब ये टॉपिक खत्म, नेक्स्ट टॉपिक बताओ। क्या होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री? बताओ कुछ एक आध कंपनी के नाम जो इंडिया में चल रहे हैं। टॉप में जियो चल रहा है, फिर एयरटेल चल रहा है, ये दो तो compete कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो है ना, छोड़ो बाकी सब तो। अगर इंगेज है कमर्शियल कम्युनिकेशन में, एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने कहा कि भैया कॉल सेंटर आपको भी लेना पड़ेगा, बीपीओ समझते हैं, ठीक है, टेली एजुकेशन, टेली बैंकिंग, टेली नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, अदर आईटी, इन सब, ये सब कौन से हैं? सर्विसेज है हु आर कैटेगराइज, इन्हें बोला है अदर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1991 मस्ट ऑब्टेन, साफ बोला भैया टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है, इनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओएसपी यही जो लिखा है, लाइसेंस कैटेगराइज इन टू वे, एक क्या बोल दिया डोमेस्टिक लेवल का, एक क्या बोल दिया इंटरनेशनल लेवल। कॉल सेंटर बीपीओ तुम्हें क्या लग रहा है बस इंडिया में फोन कॉल्स करते हैं? इंडिया के बाहर भी करते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस में भी बात होती है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में तो बहुत सारा काम आउटसोर्स होता है ना, तो वो जो आउटसोर्सिंग का जो काम आप कर रहे हो है ना इंटरनेशनल लेवल में, तो वो भी लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। तो जो विद इन नेशनल बाउंड्रीज में है उन्हें डोमेस्टिक लेना है, जो आउटसाइड क्लाइंट है जिनके, उनको इंटरनेशनल लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस, लाइसेंस लेना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म पोर्टल में जाकर, लाइसेंस लोकेशन स्पेसिफिक होता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिस हिसाब से आपका लोकेशन है, ठीक है। इन्फॉर्म, अगर कुछ भी एंटिटी चेंजेस करती है अपनी लोकेशन को, प्लीज उसे इन्फॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे उन्होंने बोला लाइसेंस लेने के कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, क्या? कंपनी है आपकी, आपने कंपनी बनाई होगी, क्या है, जियो कंपनी है ना, एयरटेल क्या, सब कंपनीज है, ऑल दीज आर कंपनी, कंपनी है भैया। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा जो आरओसी ने इशू किया है, मेमोरेंडम आर्टिकल, एलएलपी एग्रीमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास, ये सारे नाम सुने सुने तो लगे होंगे क्योंकि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे लाइसेंस लेने के लिए। डन, खत्म। लास्ट टॉपिक क्या है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है। ऑल द डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेटिस्फाई सील बाय कंपनी सेक्रेटरी, सीएस नहीं है तो वन ऑफ द डायरेक्टर, या फिर कौन है ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सीए, ठीक है। या फिर लॉयर को भी काम पकड़ा दिया, क्या लिखा है, पब्लिक नोटरी इन केस ऑफ द कंपनी, पब्लिक नोटरी मतलब लॉयर, ठीक है। चलो, ऑल द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर वो क्या है एलएलपी है तो, ठीक है। ओपीसी लाइसेंस वैलिड कब तक रहेगा? 20 साल के लिए, फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो 10 साल के लिए, फ्रॉम दी जैसी 20 साल खत्म होने वाले होंगे और 10 साल का एक्सटेंशन कर दो। चलो, स्टेट लेवल अप्रूवल लेना पड़ेगा रिस्पेक्टिव स्टेट, ये इसकी बात करें, ये नीचे वाला टॉपिक आ गया। नीचे वाला टॉपिक जरा पढ़ो, हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है। अगर आपकी इंडस्ट्री किस लेवल की है तो स्टेट लेवल से ही अप्रूवल लेनी पड़ेगी, स्टेट लेवल की इंडस्ट्री स्टेट लेवल से अप्रूवल, ठीक है। आप ही पढ़ोगे, कुछ तो पढ़ो, चलो बताओगे मुझे।
जो कुछ भी ऊपर तुमने पढ़ा, अगर वो किसी स्टेट लेवल से भी बिलोंग करता है तो स्टेट लेवल डिपार्टमेंट से भी आपको पूछना पड़ेगा। मतलब सेंट्रल लेवल में जहां जहां जो जो परमिशन लेनी है ले लो, स्टेट से भी पूछना पड़ेगा, बिना पूछे काम होने वाला नहीं। अब मुझे बताओ, चैप्टर समझ में आया? स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर, उससे रिलेटेड लाइसेंस। तुम्हें लग रहा है एकदम से नॉलेज बिल्कुल हैवी हैवी सा हो गया? बता पाओगे? केमिस्ट से जाकर बोलना कौन टेक्निकल स्टाफ है तुम्हारा, वो लगेगा तुम ऑफिसर आ गए, तुरंत वो पैसे देने लगेगा तुम्हें, है ना? ले लेना। है कमाई के तरीके। चलो, ऑल सेट होता है सबका, है ना? उनको मालूम है कौन ऑफिसर आएगा, सब पता है। चलो, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ओवर।